हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बायो सर में। कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं ये खुद से वादा किया है। तो दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि जब हम संघर्ष के दौर में होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन संघर्ष के बाद एक अतीत का एक दौर भी गुजर जाता है और लेकिन सफलता हमें दोस्तों अंततः मिल ही जाती है। इस जद्दोजहद ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी भी समस्याएं होगी जिनका सामना करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हर समस्या का एक समाधान भी होता है। और इन्हीं बातों को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पटवारी मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम होने वाली है, ये पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसके साथ साथ कुछ और भी पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अब पढ़े क्या और कैसे पढ़े। सिलेबस तो दोस्तों आपने व्यापम की साइड में अगर देखा होगा तो आपको सिलेबस एकदम क्लियर है कि जिसमें जनरल साइंस है, जनरल हिंदी है, ठीक है दोस्तों, जनरल इंग्लिश है, जनरल कंप्यूटर है, जनरल आपका मैनेजमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट सबके लिए नया है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स जनरल है, रीजनिंग है। तो ऐसे 8 टॉपिक होने के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम में क्रिएट हो रहे हैं कि बोले यार हिंदी इंग्लिश तो हमने पढ़ लिया, हिंदी है, फिर इंग्लिश भी पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो बैकग्राउंड होता है वो इंग्लिश कमज़ोर होता है। तो अभी सवाल समझ ये नहीं आ रहा है उनको कि हम करें तो क्या करें और कैसे नंबर करें। कम से कम 160 150 नंबर तो चाहिए दोस्तों सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको बता दूं कि ये जो दौर है बहुत कठिन दौर है और यह कंपटीशन बहुत तगड़ा कंपटीशन है। आप समझ रहे हो कि बहुत टफ कंपटीशन है और इस टफ कंपटीशन को हम कैसे गेन करें। तो मेरा एक काफ़ी लंबा अरसा रहा है कॉम्पिटिटिव पढ़ाने का और ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हूँ। तो इस बात को मैं सोचा कि आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूँ जो बारीकी से हर एक कॉम्पिटिटर को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो कोई भी एग्ज़ाम जब हम दोस्तों क्रैक करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम उस एग्ज़ाम के सिलेबस को हम समझना चाहिए। सबसे पहले एग्ज़ाम के सिलेबस को समझना चाहिए और सिलेबस की बारीकों को समझना चाहिए। बारीकी मतलब उसकी एक एक बिंदु को समझना चाहिए। कैसे कि ये जो पोस्ट अगर आई होगी तो लास्ट ईयर जब भी आई होगी, 2017 में लास्ट ईयर पोस्ट आई थी, तो उस दौरान सिलेबस क्या था, उस दौरान सिलेबस जो था वो देखना है और जो जो टॉपिक रह गए उनको देखना है। जैसे कि मैथ्स से लास्ट टाइम था, हिंदी लास्ट टाइम था, कंप्यूटर लास्ट टाइम था, ठीक है, रीजनिंग था, मैथ्स था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है कि मैथ्स से लास्ट टाइम कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछा था, हिंदी से लास्ट टाइम कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूटर से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा था। ये बारीकी जो है अपने को खुद ही समझना है। अब वो कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर थे, उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से डीप एनालिसिस करके ये चीज़ को समझना है कि अपने को पढ़ना कहाँ है। दोस्तों हर एक स्टूडेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कमियां होती है। ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट एक ही मैच्योरिटी होती है या सारे एक ही लेवल पर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी का मैथ्स अगर अच्छा है तो उसका जीएस कमज़ोर होगा, किसी की इंग्लिश अच्छी है तो उसका हिंदी कमज़ोर होगा, जिसकी हिंदी अच्छी है उसका इंग्लिश कमज़ोर होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं जिनके पाँचों उंगलियाँ बराबर बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है दोस्तों। ये कॉमन है, जनरल बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली बातें करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक बार एनालिसिस कर लो, ठीक है। उसके बाद आप सिलेबस की बारीकियों को समझ लो। सिलेबस में वर्तमान में क्या है तो आपको पता है कि इंग्लिश है, हिंदी है। अब हम आपको बता दूं कि हम जिस स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो है हिंदी भाषी प्रदेश। अब हिंदी भाषी प्रदेश है तो अपन जनरली हमको मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर 25 नंबर की अगर हिंदी आती है, 20 नंबर की अगर हिंदी आती है, तो 25 में आप 23 नंबर 24 नंबर लाने की तो इतनी तो आप में कैपेबिलिटी होगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप जहाँ पर जो सब्जेक्ट आपसे इजीली बनता है आप उसमें क्या करो, मैक्सिमम नंबर लेने की कोशिश करो जो आपसे अच्छा बनता है। जिसमें आप मुसीबत में हैं या जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसमें जैसे कि मोस्टली लोगों के इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो अब इंग्लिश और मैथ्स को आप छोड़ो मत। आप क्या करो कि जैसे जो 8 टॉपिक है, 8 में अगर आपके 6 टॉपिक भी अगर आपके कंप्लीट है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि हाँ आप सिलेबस को आप काफ़ी चीज़ें पहुँच चुके हो और काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हो सिलेक्शन के निकट। क्योंकि
अगर 6 में भी आपने अपनी 100% दे दिया है तो मैं समझता हूँ कि आपका 150 जो नंबर है वो कहीं नहीं गए। अब आप कहोगे सर हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स तो हमसे बनती नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपसे रीजनिंग बनता है। रीजनिंग मोस्टली सभी स्टूडेंट से बनती है। कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर है, यहाँ लिखा है सिलेबस में क्या लिखा है वो चीज़ें देखना है कि जनरल मैथ्स से लिखा है। जनरल मैथ्स का मतलब 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर 10वीं स्तर का जो मैथ्स है आजकल NCERT सिलेबस को फॉलो करने लगा है व्यापम। इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा कि NCERT को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, मतलब अपना हिस्सा दे रहा है, या कहने का मतलब कि उसको फॉलो कर रहा है। क्योंकि एक एग्ज़ाम लेने वाली जो संस्था होती है वो बहुत सारे स्टेट के एग्ज़ाम लेने वाली संस्थाओं को कॉपी करने की कोशिश करती है, उनके क्वेश्चन को फॉलो करती है। तो हिंदी जो है पहले जैसी हिंदी नहीं रही, थोड़ी सी टफ आती है। हम अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में स्टेट है, मध्य में है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश तो कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन हमारी जो हिंदी रहती है ये यूपी और बिहार जैसे राज्यों की हिंदी के सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा निकटता लाती है। तो जिनकी हिंदी अच्छी है वो अच्छा कर सकते हैं। इंग्लिश थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। मैथ्स प्रैक्टिस से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ मैथ्स नहीं आता। 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स आता है, ये आपको करना है। और ये सब कैसे आएगा, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। बोलने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सब कुछ जो होता है प्रैक्टिस करने से होता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की, चाहे इंग्लिश की या हिंदी की, जो भी प्रैक्टिस है वो आप करना अगर चाहोगे तो आप इसको, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो। अब एक चीज़ें तो क्लियर हो गई कि अपने को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर क्लियर करना है, बारीकियों को समझना है। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसमें बहुत अच्छा करना है, जो कमज़ोर है उसमें थोड़ा बहुत अच्छा कर लेना है, ठीक है, ताकि आप 150-160 के निकट पहुंच जाओ। अब एक और चीज़ होती है कि अब जो एग्ज़ाम हो रहा है वो कैसा हो रहा है दोस्तों, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम को कैसे फेस करें। एक ऑफलाइन का ज़माना चला गया, ऑनलाइन का ज़माना आ गया। तो ऑनलाइन का ज़माने में दोस्तों मॉक टेस्ट का जो ये है, ये जो चलन है मॉक टेस्ट का, ये बहुत शानदार है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा, निखर के आएगा। जितने आपके डाउट होंगे, जितना कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर होते जाएगा। तो मॉक टेस्ट जो है दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे परफेक्ट है। आप हर दिन 1 से 2 मॉक टेस्ट देते रहो और अपना जो जहाँ आपका लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपका ये जो पॉइंट है कमज़ोर है, आपका ये जो पोर्शन है ये आपका कमज़ोर है, तो उस पर आप काम करो। तो मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो अब सवाल ये है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे, तो एक आपको बता दूँ दोस्तों, एक टेक्स्ट बुक एक ऐप है, ये ऐप के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर इसके ज़रिए आप पटवारी का और उससे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है उनके लिए जो पेपर होने वाला है, इसका एक मॉक टेस्ट यहाँ पर पिछले ईयर के भी क्वेश्चन पेपर है और इस बार क्वेश्चन पेपर का नेचर कैसा होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो आप इसको भी लगा सकते हो। तो मेरी यही कहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है तो सबसे पहले उसकी बारीकियों को समझो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक बार एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करो। और हर दिन जो है दोस्तों करंट का एक बहुत वेटेज रहा है, तो करंट के क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो ताकि आपका वहीं से जीएस भी क्लियर होते रहे। तो ये जो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आगे की और वीडियो कुछ बना सकूं और आपको एक अच्छा मार्गदर्शन और एक अच्छा गाइड कर सकूं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।